आ जाओ बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दो, नया नया चैप्टर मैकेनिक्स। इसे हिंदी में बोला जाता है बच्चों यांत्रिकी। क्या बोलते हैं इसे? मतलब देखो, जो भी चीजें है ना, तंत्र मंत्र नहीं, यंत्रों से जुड़ी हुई होंगी। यंत्र, मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं इसे? तो थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद व्हाट? मशीन्स। किस चीज से? मशीन्स हो गई, बॉडीज हो गई, बॉडीज का मूवमेंट हो गया, टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी का जो मूवमेंट है वो, बॉडी गोल घूम सकती है, आपस में आते बंद कर दो, बॉडी गोल घूम सकती है, बॉडी सीधी चल सकती है, बॉडी रोटेट कर सकती है, बॉडी पेंडुलम की तरह ऐसे ऐसे मूव कर सकती है। देखो ये क्या है? पेंडुलम। अच्छा, बॉडी क्या ऐसे भी घूम सकती है? अच्छा, बॉडी क्या ऐसे भी घूम सकती है? बॉडी क्या ऐसे ऐसे भी घूम सकती है? तो ये जो अलग अलग तरह के मोशन है, ये सब आप किससे डिफाइन करेंगे? मैकेनिक्स के अंदर। किस पे डिफाइन करेंगे? इट कैन मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, इट कैन मूव लाइक दिस, इट कैन मूव लाइक दिस, इट कैन मूव लाइक दिस एंड इट कैन मूव लाइक। तो ये जो तरह तरह के मूवमेंट्स हैं, ये सारी चीजें आप किस में आने वाली हैं? असली में अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो सुनिए, बातें बन जाए, यहाँ ध्यान दो। मैकेनिक्स के अंदर असल में हम लोग इसको दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके रखते हैं। एक पार्ट हम क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक्स, और दूसरा पार्ट हम लोग क्या बोलते हैं? डायनामिक्स। समझ गए? जब हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ रहे होते हैं तो आप लोग ऐसा समझे कि हम लोगों को बस पता होता है कि कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा है उसका रीजन हम लोगों को पता नहीं होता। मतलब इन काइनेमेटिक्स व्हाट विल यू अंडरस्टैंड? समथिंग इज हैपनिंग, बट व्हाई इट इज हैपनिंग इज अननोन। बॉडी इज मूविंग ड्यू टू व्हाट? ये हमें पता है कि फोर्स के कारण चलती है, पता है कि नहीं? पर यहाँ पे हम फोर्सेस को इंक्लूड नहीं करते। काइनेमेटिक्स के अंदर ओनली द इफेक्ट इज नोन, बारे में कोई पता। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलो काइनेमेटिक्स में? इफेक्ट इज नोन एंड कॉज इज कैसा? अननोन। कॉज हमें पता नहीं होता, जबकि इफेक्ट हमें पता होता है। समझ गए? और इसी तरह से जब हम लोग डायनामिक्स में जाएंगे तो बोलो क्या हो जाएगा? कॉज भी पता है प्लस इफेक्ट भी पता है, बोथ आर नोन। छपाई हो जाएगी, बाद में करते रहना। अभी तो आप ऐसा समझो, तुमने वो पिक्चर देखी थी गजनी? गजनी के अंदर वो सब कुछ करता रहता है, वो भूल जाता है ना थोड़ी देर बाद। तो काइनेमेटिक्स में यू पीपल आर लाइक गजनी। काइनेमेटिक्स में यू पीपल आर लाइक, आप गजनी की तरह, आपको पता है कुछ कर रहे हो, पर क्यों कर रहे हो इसके पीछे आपको कोई रीजन। डायनेमिक्स में अपने गजनी की याददाश्त क्या होगी? वापस आ जाएगी। अब उसे रीजन भी पता है और उसका इफेक्ट भी पता है। क्या मेरी बातें क्लियर है? याद है गजनी? याद है? बचपन में देखी होगी। बहुत पुरानी हो गई क्या गजनी? पुरानी हो गई? कोई बात नहीं, चलो, मेरे को लगा नहीं है, पर कोई नहीं है ना। फिजिक्स तो पुरानी ही है, रिश्ता वही है, सोच क्या है? वेरी गुड। हाँ, काइनेमेटिक्स में इफेक्ट, ओनली इफेक्ट, नो कॉज। कॉज एंड इफेक्ट बोथ। इतनी बात समझ आती है? अब देख, मैकेनिक्स के अंदर अगर अपन असली में देखें ना तो कितने चैप्टर्स आते हैं। सुन, जब मैं मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए जाऊंगा तो देखो, इसके दो बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स ऑफ द चैप्टर जो है वो तो आप लोग कर चुके हैं। वो सिर्फ इसलिए किया जाता है जिससे कि हम लोग आगे की फिजिक्स को समझ पाए। यूनिट डायमेंशन और वेक्टर, साथ में कैलकुलस भी हो गया। तो इट इज जस्ट फॉर द लर्निंग, राइट? अब शुरुआत आपकी कहां से होगी? काइनेमेटिक्स। इसके बाद में क्या आएगा बेटा? एनएलएम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद में क्या आएगा? फ्रिक्शन। इसके बाद में क्या आएगा? सर्कुलर। इसके बाद में क्या आएगा? वर्क, पावर एंड एनर्जी। इसके बाद में क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। इसके बाद में क्या आएगा? रोटेशनल। और यहां पर आके आपकी मैकेनिक्स समाप्त। फिजिक्स समाप्त नहीं, मैकेनिक्स समाप्त। कुछ नहीं, इसी साल, इसी में सब खत्म हो जाएगा अभी जो चल रहा है।
समझ गए ना? अभी जो पढ़ रहे हो इसी के लिए बेटा 11वीं का है। अभी तो 11वीं में और चैप्टर आएंगे, वेव, साउंड वेव्स, फ्लूइड, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, थर्मल एक्सपेंशन, इलास्टिसिटी और पूरी थर्मोडायनामिक्स। समझ गए ना? तो ऐसे डरो मत, इतनी ही थोड़ी है फिजिक्स, बहुत सारी है। तुम्हें लग रहा होगा इतनी सी, नहीं नहीं बेटा बहुत है, डरो। तुमने पैसे दिए, पूरा पढ़ेंगे। समझ गए? ज्यादा पढ़ेंगे, जो पूछा जाता है पढ़ेंगे। समझ गए? चलो खैर, मैकेनिक्स इससे बनती है। समझ गए ना? इसके अलावा एक पोर्शन और होता है जिसे अपन लोग वेव्स बोलते हैं। तो वेव्स के अंदर अपन 3 चैप्टर ले लेते हैं, एसएचएम वेव्स और साउंड वेव्स। ठीक है? थर्मोडायनामिक्स में आ जाता है कैलोरीमेट्री, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन एंड इलास्टिसिटी और थर्मोडायनामिक्स अलग से, आप उसे हीट 2 के नाम से भी बोल देते हैं। तो इस तरह से हर चीज़ के बाइफर्केशन है। समझ गए ना? फ्लूइड मैकेनिक्स होती है, पर वो बाद में समझ आती है, अभी समझ में नहीं आ सकती क्योंकि उसमें बहुत सारे लॉज लगते हैं। फिर जब 12th में जाते हैं तो ये सब कुछ भी काम नहीं आता। 12th के चैप्टर्स ही अलग तरह के, उसमें हल्की हल्की सी चीज़ें काम में आती हैं हर तरफ से। ये काम नहीं आता ज़्यादा, ये काम आता है, 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 ये भी काम नहीं आता है ना? क्योंकि 11th में अभी जो भी कुछ हमें पढ़ना है ना बच्चों, इसके अंदर सब चीज़ें तुम्हें दिखेंगी। मैकेनिक्स में सब दिखता है, टायर घूम रहे हैं, हाँ इमेजिन हो गया टायर घूम रहे हैं। 12th में दिखता ही नहीं है, इसलिए सब समझ आता है। 11th के अंदर चीज़ों को समझना इट इज़ अ बिट टफ। पहली बात, इट इज़ कनेक्टेड विथ क्लास 9th, नॉट विथ 10th। होना क्या चाहिए था, किससे कनेक्टेड? 10th से, पर अपने सिलेबस ही उल्टे चलते हैं। तो 9 से 11th को रखा है और 10 से, अगर 10 से 11th को रख देते तो हमें भी कम दिक्कत आती तुम्हें समझाने में। अब तो तुम लोगों को ये भी नहीं याद कि V = U+AT होता है। याद है क्या? चलो कुछ लोगों को याद है, हालांकि आधे से आधे को तो नहीं याद है, ये भी पता है मुझे। बट द पॉइंट इज नॉट दैट। पॉइंट ये है कि हम लोगों को ये वाले जो चैप्टर्स हैं, इन चैप्टर्स को बहुत तरीके से पढ़ना है। इस बार JEE एडवांस का भी जो पेपर आया उसके अंदर मोर देन 60% 11 था। % क्या था? ये जो पोर्शन है, ये सबसे ज्यादा मार्क्स का यही पोर्शन था। तो अगर हम इस पोर्शन को अच्छे से कर लेते हैं तो हम हमारे चांसेस को इंप्रूव कर लेंगे। समझ गए ना? चांसेस ऑफ सिलेक्शन विल ऑलवेज इंप्रूव इफ वी आर बीइंग गुड इन दिस पार्ट। ठीक है? इंपॉर्टेंट पार्ट है, ढंग से करें, नोट डाउन कर लो, आगे की कहानी बता। अभी आई नहीं, सुनिए। तो देख, मैकेनिक्स के 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर प्योरली किसके हैं बेटा? मैकेनिक्स के। ये सातों चैप्टर के अंदर वेक्टर की एप्लीकेशन है, सातों चैप्टर के अंदर कैलकुलस की एप्लीकेशन है, और यूनिट डायमेंशन तो वैसे ही अप्लाई हो जाता है जहाँ करना चाहो वहाँ पर। ठीक है? बहुत कोई बड़ी बात नहीं होती, इट्स एन ईजी चैप्टर है ना। मिस्टर अग्रवाल इधर देखें, तो ये 7 चैप्टर हम लोगों को किसमें पढ़ते हैं? मैकेनिक्स में, जिसका सबसे पहला चैप्टर कौन सा है? ठीक है? तो वील स्टार्ट विद काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं? किसी भी पार्टिकल के मोशन की, किसी भी पार्टिकल के मोशन की। हाँ भाई, मोशन हमारा विश्वास हर एक विद्यार्थी है, जानते हो ना? इसीलिए तो हम लोग इसी की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर क्या पढ़ेंगे हम? मोशन। मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? क्या? मोशन इंस्टीट्यूट? नहीं नहीं, ये MIT थोड़ी है, मोशन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। पॉइंट इज के व्हाट इज मोशन, फिजिक्स वाला बताइए। चलो, कौन डिफाइन कर सकता है इस टर्म को? व्हेन डू यू कॉल दैट अ बॉडी इज इन मोशन? आप लोग ऐसा कब कहते हैं कि कोई बॉडी मोशन में है? हाथ खड़ा करो, मैं पूछ लूंगा। हाथ ऊपर करोगे, मेरे को दिख जाएगा, आंखें मेरी बढ़िया काम करती हैं। हाँ बता। शांत। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज हो तो हम उसे क्या बोलते हैं? द बॉडी इज इन मोशन। समझ गए? जैसे आप लोग अभी मोशन में है, डज नॉट मीन कि यू आर इन मोशन। मोशन इज द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड यू आर इन मोशन। यस, यू आर इन मोशन, बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग मोशन। डिफरेंस समझ रहे हो? यू हैव टू परफॉर्म मोशन।
आपको किसी ना किसी एक्सटर्नल फोर्स के कारण मोशन करना होता है। अगर आपके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगी जो अनबैलेंस्ड है, तो आप लोग अपनी पोजीशन को चेंज करते हो। आप इधर बैठे हो सकता है आप ऊपर हो जाओ, हो सकता है नीचे से कोई अगर बेंच हटा दे तो नीचे गिर जाओ। अगर मैं अभी आपको यहाँ पर इस पोजीशन पे देख रहा हूँ और मान ले मैं इस तरह से घूमूं और आप वहां से चल के यहाँ आ जाए, तो यू आर इन मोशन, यू आर इन, नहीं आ रहा समझ में? पॉइंट इज कि जब भी आप अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यू आर परफॉर्मिंग मोशन, यू आर परफॉर्मिंग। सो अ बॉडी इज इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू। क्या मेरी बात क्लियर है? लिख लीजिए। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट हैज टेकन एडमिशन इन मोशन। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन if a body is said to be in motion if it changes its position, if it changes its position with respect to time, if it changes its position with respect to time, ठीक है? फुल स्टॉप। समझ गए? एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हो? एक मूविंग कार, मूविंग साइकिल, बोलो भाई, चन्ना मामा, सूरज चाचू, है ना भाई? जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पहुँच गया, एम आई चेंजिंग माई पोजीशन? क्योंकि मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ मतलब आई एम इन मोशन। समझ में आ गई बात, है ना? एग्जाम्पल में लिख लो, हाँ एनएम सर लिख लो एग्जाम्पल में, एनएम सर डांसिंग ऑन द फ्लोर, नहीं वॉकिंग ऑन द फ्लोर, सॉरी, है ना? फ्लोर के साथ में यही निकलता है, डांसिंग ऑन द फ्लोर। नहीं करते तुम? चलो, यस सर, है ना? बहुत डांस करते हो बेटा। कोई डांसर वांसर है क्या अपनी क्लास में? अब मैं नहीं बोलूंगा। तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं बेटा? मोशन की बात कर रहे हैं। और मोशन क्या है? जब भी किसी बॉडी की टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे? द बॉडी इज परफॉर्मिंग मोशन। क्लियर है? अच्छा, ये पोजीशन क्या होती है? व्हाट इज पोजीशन? भाई किसी भी बॉडी की अगर आपको पोजीशन डिफाइन करनी है तो क्या पोजीशन के लिए कोई ओरिजिन डिफाइन करते हैं? समझ रहे हो ना? तो व्हाट इज पोजीशन? बताओ, डेफिनेशन दो वर्ड्स में। ऐसे तो अपन समझा ही देते हैं, पर अपने को एक वर्ड की डेफिनेशन लिखनी होती है, इसलिए पूछ रहा हूँ। किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में? क्या क्या पोजीशन में? पोजीशन लिखिए, पोजीशन हेडिंग डालो। पहली हेडिंग हो गई मोशन, अगली क्या हो गई? पोजीशन। 1 2 3 4 करके लिख लो इनको। पहली क्या हो गई? मोशन। दूसरी क्या हो गई बेटा? पोजीशन। लिखिए इसमें, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल with respect to the location of a particle with respect to a particular reference point, with respect to a particular reference point, ब्रैकेट में generally origin ब्रैकेट बंद, is called the position of an object, is called the position of an object or the particle, is called the position of an object or particle is called the position of an object or particle। क्लियर है? अच्छा, याद कर पोजीशन वेक्टर। अरे याद तो कर पोजीशन वेक्टर, याद आ रहा है? पोजीशन वेक्टर पढ़ा था ना? तो पोजीशन वेक्टर के लिए याद करेंगे अगर आप लोग, तो आपको याद आएगा ये वाई एक्सिस थी और ये एक्स एक्सिस थी, और मैंने ऐसे बोला था कि चिड़िया यहाँ पे है। याद करो, ये जो यहाँ वाली चिड़िया थी, क्या इसकी पोजीशन बताने के लिए पहले अपन ने ओरिजिन बताया था? ओरिजिन बता के इस वेक्टर को याद कर, आर वेक्टर बोला था, और ये कोऑर्डिनेट मार्क किए थे एक्स, वाई। कुछ याद आ रहा है? व्हाट इज दिस आर वेक्टर? पोजीशन वेक्टर।
आ गया यार? इस आर वेक्टर का नाम क्या है? इस आर वेक्टर को लिखने का तरीका आता है क्या मुझे? कैसे लिखते हैं बेटा? आर इज इक्वल टू बोलो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। नहीं आया समझ? सभी लोगों को आया? अभी फील आ गई? अच्छा, क्या ये ओरिजिन हो, ये जरूरी है? एनीथिंग कैन बी द ओरिजिन, एनी पॉइंट। आप इसके सर को ओरिजिन ले लो, आप इसके सर को ले लो, दोनों का सर कौन है? मैं मैं तो हूं, है ना? अपन हेड की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तो अगर मैं इसके हेड पे ओरिजिन बना लूं तो बोल ये आर वेक्टर, इसके सर को बना लूं तो, या ये आर वेक्टर मेरे सर को बना लूं तो ये आर वेक्टर। सबको देखा? पॉइंट इज के क्या ओरिजिन बदल, पार्टिकल की पोजीशन बदलेगी? बदल गई ना यार? मैंने ओरिजिन बदला तो अब ये जो वैल्यू x, y आ रही थी अब ये चेंज हो जाएगी ना? ये x, y किसके रिस्पेक्ट में था? इस वाले ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। इसके सर को, इसके सर को, इसके सर को और किसी के सर को या और किसी पॉइंट में इस दुनिया में अगर मैं ओरिजिन मान लूं तो क्या x, y विल चेंज? आप ऐसे ही देख लो ना बोर्ड पे, ले मैंने ये ओरिजिन मान लिया। अब अगर ये तुम्हारी y एक्सिस और ये तुम्हारी x एक्सिस है तो क्या ओरिजिन से अब अगर मैं लाइन जोड़ूंगा तो क्या इस तरह से जाएगी? तो चेंज हो गया ना? नहीं हुआ चेंज? अभी मेरी इच्छा है सर ओरिजिन तो यहाँ मानेंगे, ये तुम्हारी y और ये क्या हो गई x, तो क्या ये तुम्हारा r वेक्टर हो गया? अरे बोलो भाई, तो r चेंजेस विद व्हाट? ओरिजिन। पोजीशन तो बदलनी ही है अगर आपने क्या बदला है? ओरिजिन बदला है। तो क्या मेरी बातें क्लियर है? कोई हो सकता है कि ओरिजिन ही पहले से डिफाइन करके रखे कि ओरिजिन जो है वो 6,6 पे है, तो यू हैव टू ट्रीट 6,6 एज ओरिजिन। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो अलग अलग ओरिजिन के हिसाब से पोजीशन भी क्या होगी? अलग अलग। क्या मेरी बातें क्लियर है? वेरी गुड। नोट कर लो जल्दी से पोजीशन वेक्टर, ये वाला डायग्राम बना लो तुम। बस ये सिंगल वाला ही बनाना, ये वाला है ना, ये y हो गया, ये x हो गया, पार्टिकल की पोजीशन x, y और ये आपका r वेक्टर। ठीक है? इसकी खास बात मैं क्या लिख सकता हूँ बोलो स्टार बना के? पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद चेंज इन ओरिजिन। ओरिजिन बदलने से ही पार्टिकल की पोजीशन भी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। हाँ बेटा, डिस्प्लेस कहाँ किया मैंने? वहां पड़ा हुआ है वो, इट इज केप्ट देयर, अभी मूव नहीं कराया मैंने उसे। जैसे तू वहां बैठा है, मैंने ओरिजिन वो डिफाइन कर दिया, बैठा हुआ है। जब तू वहां से वहां जाएगा ना तो डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर। अभी तो पोजीशन जगह बता रहा हूँ, पोजीशन फिर डिस्टेंस फिर डिस्प्लेसमेंट, एक एक करके स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हो गया? क्या हो गया बेटा पोजीशन? चलो इधर आ जाओ। थर्ड है, फोर्थ है? थर्ड है ना बेटा? लेट्स टॉक अबाउट डिस्टेंस। किसके बारे में बात करेंगे? डिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। यूनिट क्या होती है? मीटर। अरे इतना आसान सवाल पूछा है यार। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? एक चीज बताना तुम लोग, जैसे मान लो ये वाला पॉइंट ए है और ये वाला पॉइंट क्या है बेटा? अब ए और बी के बीच में जाने के बहुत सारे रास्ते थे। एक रास्ता तो ये, एक रास्ता ये था, एक रास्ता ये था। ठीक है? अब इसका नाम मान ले रास्ता 1 है, इसका नाम रास्ता 2 है और इसका नाम रास्ता 3 है। ठीक है? R1, R2, R3 नाम के 3 रास्ते थे ए से बी जाने के। तो मैं अगर आपसे पूछूं मैं R1 से गया, मैं अगर आपसे क्या पूछूं मैं R1 से गया, तो बोल क्या जो मैं पूरा R1 चला वही मेरी डिस्टेंस है? वही मेरी क्या है? डिस्टेंस।
जो मैं पूरा R2 चला गया वही मेरी डिस्टेंस है, अगर R2 से गया तो। और अगर R3 से गया तो जितना रास्ता चला वो पूरा क्या कहलाएगा? डिस्टेंस। याद करो, डिस्टेंस क्या होती है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल। एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पार्टिकल इज डिस्टेंस। ठीक, इसी के अंदर एक डेफिनेशन और समझाऊंगा मैं आपको, ध्यान से देख लो। A से B सबसे छोटा पाथ क्या? R2। सबसे छोटा पाथ क्या है? अब बता, अगर मैं A से B R2 से गया तो क्या डिस्टेंस भी यही है? और जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसको क्या नाम देते हैं? ये तुम बचपन में पढ़ चुके हो, सही बोल रहा हूं? तो दो पॉइंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट पाथ इज डिस्प्लेसमेंट। अब हो सकता है अगर आप उसी पाथ से जा रहे हैं तो क्या वही आपकी डिस्टेंस भी है? मान ले इसमें तुम x1 इसमें चल रहे थे और इसमें कितना चल रहे थे? x3। क्या x2 इज लेस? क्या x2 इज लेस? तो क्या दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ? पक्का? हमेशा जो दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली शॉर्टेस्ट पाथ होगी इट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? पर क्या रास्ता तो मेरे ऊपर है लेने का। मैं अगर मान ले R3 से जाऊं तो क्या मैं लॉन्गेस्ट रूट से जा रहा हूं? डिस्टेंस कितनी चल रहा हूं? R3 चल रहा हूं। अगर R3 से जा रहा हूं तो क्या x3 डिस्टेंस है? पर अभी भी डिस्प्लेसमेंट क्या है? चाहे जा R3 से रहा हूं पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द। क्या डिस्प्लेसमेंट अभी भी x2 ही है, पर डिस्टेंस क्या है? x3। डिस्टेंस क्या है? क्या कुछ समझ पा रहे हो? इसका सीधा सीधा मतलब क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या वो अलग अलग होते हैं? एक और चीज देख यहीं पर, अरब यहाँ ध्यान लगा, यहां से यहां गया और यहां से वापस इधर आ गया, कितना चला? अरे कितना चला? 2x2 चला ना? नहीं चला। और अगर इनिशियल भी यही है फाइनल भी यही है, लौट के आ गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही क्वांटिटी है? क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होती होगी? क्या डिस्टेंस हमेशा एड अप हो जाता है? पर क्या डिस्प्लेसमेंट के अंदर हम डायरेक्शन भी देख रहे हैं? इधर गया तो प्लस, इधर गया तो, और नेट क्या आ गया? आया कि नहीं? इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मैटर्स, में डायरेक्शन डज नॉट मैटर। बोल करता है क्या? अब अपन लोग अगर गाड़ी से जाते हैं, मान लिया अपन गाड़ी से है, गाड़ी में ओडोमीटर होता है। क्या होता है? उसको ओडोमीटर बोलते हैं। स्पीडोमीटर होता है, ओडोमीटर होता है, जिसमें नंबर चेंज हो रहे होते हैं। देखा है ना आपने? वो जो ओडोमीटर है, ऐसा थोड़ी है मैं घर से मोशन आया, मोशन से वापस घर गया तो जीरो हो गया। जीरो हो जाता है क्या? तो क्या हो जाता है? जुड़ जाता है ना? क्या इट विल गेट डबल्ड? तो क्या डिस्टेंस इज ऑलवेज एडेड? गाड़ी कितनी चल गई? 10,000 किलोमीटर। और अगर सारा डिस्प्लेसमेंट मेजर करते तो जब रोज घर पे ही आना है तो घर जाता, घर से निकलता, वापस जीरो, वापस जीरो, वापस जीरो। आंसर क्या आ रहा होता? वी आर नॉट मेजरिंग डिस्प्लेसमेंट, वी आर मेजरिंग डिस्टेंस का मेजरमेंट इंपॉर्टेंट है। समझ गए? डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट कहाँ इंपॉर्टेंट आता है? जब हमें क्वेश्चंस करने हो। ठीक है? इसके अलावा एरियल डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। एरियल डिस्टेंस समझते हो? एरियल मतलब जो प्लेन्स चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं ना, हवाई जहाज जो होता है बेटा वो एरियल डिस्टेंस की टर्म्स में बात करता है। भाई एरोप्लेन के साथ में क्या फायदा है? जैसे मान ले कोटा इधर है और अजमेर इधर है, मान ले इधर कोटा है और इधर क्या है बेटा? अजमेर। ज्यादा अपनी ज्योग्राफी मतलब आप देख लो। अब कोटा से अजमेर अगर जाना है तो सड़क का रास्ता जो है ना वो ऐसा है। अरे मान ले भाई, होगा तो इससे भी खतरनाक। अरे अपन यहीं से बाहर निकल के दिखाओ, पहले यूं जाओ, फिर यूं जाओ, फिर यूं जाओ, फिर यूं जाओ, फिर यूं जाओ, पता नहीं कितने मोड़ आते हैं। मैंने तो बहुत सीधा रास्ता बनाया है। पर सोच अगर हवाई जहाज चालू हो जाए, क्या वो सीधे पहुंच सकता है? एरियल डिस्टेंस कम है, ये वाली कम है? कम है ना यार। तो डिस्प्लेसमेंट की बातें कौन करता है? हवाई जहाज वाले लोग। कौन से लोग? वो जबरदस्ती क्यों इस सड़क से जाएंगे? एरोप्लेन ही है तो क्या रोड पे चलाओगे? एरोप्लेन भी रोड पे चलाओगे क्या? एरोप्लेन है तो भाई ऐसे देखोगे ना, कोटा इधर है, अजमेर उस तरफ है, तो अपन ऐसे उड़ के पहुंच जाते हैं डायरेक्टली।
इसीलिए प्लेन के अंदर आपकी एरियल डिस्टेंस कम भी होती है, साथ साथ टाइम तो कम इसलिए भी लगता है कि बहुत तेज उड़ता है। उड़ता भी तो बहुत तेज है, ऐसे थोड़ी गाड़ी की तरह 60 70 80 पे चल रहा है ना। 500 600 800 माइल्स पर आवर की स्पीड तक होती है, बहुत खतरनाक चलता है भैया प्लेन, है ना। और ऊपर पहुंचा देता है 27-28 हजार फुट के ऊपर। ऐसा लगता है नीचे गद्दे बिछे हुए हैं बादल के, ऐसे नहीं कि कूद जाओ गद्दे पे, लैंडिंग नहीं होगी है, टेक ऑफ परमानेंट हो जाएगा। आप प्लेन से कूदे, रास्ते में ही टेक ऑफ हो जाता है, नीचे तक तो आदमी पहुंच ही नहीं पाता, टेक ऑफ पहले ही हो जाता है उसका, है। तेरे जीवन में ऐसा हो सकता है ना, कार्टून तो तू ही है हमारा, है ना। तो एरियल डिस्टेंस की फील आ रही है। ऐसे ही जब हाईवे वगैरह बनते हैं ना नए नए, पहले तो क्या होता था, हाईवे जहां सड़क मिली, जहां लोगों का घर नहीं मिला वहां पे सड़क बना देते थे। आजकल तो लोगों का घर मिलता है तो उड़ा देता है, हटा दो इसको, ये आजकल होने लगा, पहले नहीं होता था, है ना। तो अब अगर मान लो हाईवे बनाने के लिए भी एफिशिएंसी देखी जाती है, उसके अंदर भी ये देखते हैं कि अगर यहाँ से रास्ता ले जाएंगे तो इस आदमी को कम ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना कम ट्रेवल करना पड़ेगा, इतना पैसा बचेगा, इतने वाले पैसे को अपन बढ़िया जेब में डाल लेंगे, है ना। और इस प्रकार से हाईवेज का फॉर्मेशन होता है। आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो भी, जैसे तुम लोग अपने घरों पे जाते होंगे बाय ट्रेन, रेलवे स्टेशन तो होंगे ही नहीं खैर तुम्हारे वहाँ पे गाँव में, बाय बस वगैरह जैसे तुम बाय बस वगैरह जाते होंगे तो बस तुम्हारे बस स्टैंड भी नहीं होगा, एक कोई जगह बना रखी होगी जहाँ पे बस वाले उतार देते होंगे और वहां से जीप में भर के अपने गांव जाते होंगे अंदर 10 किलोमीटर, ऐसे ही होता है ना। तो वो जो बस वाले साइड में आपको उतार देता है ना, वो इसलिए उतार देता है क्योंकि है ना ब्रिज बना हुआ है जो आपके गांव के ऊपर से निकल गया, ऐसा नहीं है क्या? अच्छा ठीक है, अच्छा दिल पे क्यों ले रहे हो, ठीक है मजाक कर रहा हूँ बेटा। कोटा का भी तो बाईपास है, बिना कोटा में एंट्री किया बाहर बाहर से निकल सकते हो ना। तो ये नीड है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारी? अब अगर मैं रोड से जाता तो क्या मैं डिस्टेंस बोलता, और मैं अगर प्लेन से जाता तो मैं क्या बोलता? क्या मेरी बातें क्लियर है? तो जल्दी से डिस्टेंस की डेफिनेशन लिख लो, डायग्राम बाद में बनाना, पहले डेफिनेशन लिखो। लिखिए द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ actual length of the path traveled by a particle, traveled by a particle is called distance traveled by the particle, is called distance traveled by the particle। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल, बात समझ में आती है सबको? नेक्स्ट लाइन में लिखो, डिस्टेंस स्केलर है वेक्टर है? स्केलर है वेक्टर? लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस के अंदर ही लिखना है बेटा ये सब, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट लाइन, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो चलोगे ही नहीं, बैठे रहोगे तो जीरो है, ऐसे मत बोलना सर जीरो भी तो हो सकती है, बैठे रहोगे अपनी जगह तो जीरो है। इफ यू आर मूविंग देन इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो। क्या बोल दिया सर आपने? मैंने बोला अगर आप चल रहे हो, जैसे मैं यहाँ पे 2 कदम ऐसे चला, 2 कदम ऐसे चला, चल दिया ना, 2 और 2, पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 - 2। डिस्प्लेसमेंट क्या है? 2 - 2। डिस्टेंस क्या है? 2 + 2। इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन डिस्टेंस हमेशा ऐड होती है। क्या मेरी बात क्लियर है? गुड, लिख लो क्या लिखवा रहा था मैं। हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होती है। यूनिट क्या होती है? लिख लो, इट्स SI यूनिट इज मीटर। कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है, किलोमीटर मान लेता है। इट्स SI यूनिट इज मीटर, है ना। इट्स SI यूनिट इज मीटर। उसके बाद चाहो तो ये डायग्राम बना लो, जिससे आप लोगों को थोड़ा याद। अरे बना लो, स्टाइल मत मारो, बनाओ, मैंने बनाया है तुम भी बनाओ, चलो
स्टाइल मार रही नहीं, मैं तो नहीं। बनाओ बनाओ, ये भी बनाओ ये भी बनाओ, दोनों बनाओ। और जो लिखना है वो मैं बाद में बताऊंगा। नहीं जगह यही लिखोगे कोटा और अजमेर। अरे किसी दिन नोट चेक कर लिए तो, है ना।